नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल शर्मा है और आज की इस क्लास में हम बेसिकली सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर नंबर 7 को स्टडी करने वाले हैं। बेसिकली यह जो चैप्टर है वो स्टैटिस्टिक्स की एंडरसन की बुक से लिया गया है और बिना किसी देरी के आज हम इस चैप्टर को स्टडी करने वाले हैं। और इस चैप्टर को हम इस प्रकार से स्टडी करेंगे ताकि आपको इस चैप्टर को समझना, स्टैटिस्टिक्स को समझना ईजी हो जाए। तो इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली जो बातें स्टडी करने वाले हैं उसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि फाइनाइट पॉपुलेशन और इनफाइनाइट पॉपुलेशंस क्या होती हैं और किस प्रकार से हम इनसे डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, सैंपल किस प्रकार से ले सकते हैं। उसके बाद हम पॉइंट एस्टिमेशन के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम बेसिकली बात करने वाले हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कि किस प्रकार से सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से पॉपुलेशन पैरामीटर्स के बारे में हम जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, किस प्रकार से हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से एक्सपेक्टेड वैल्यू, स्टैंडर्ड डेविएशंस निकाल सकते हैं और सैम्पलिंग साइज़ और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में क्या कुछ रिलेशनशिप होता है। और उसके बाद हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन के बारे में हम जानकारी इकट्ठा करेंगे, किस प्रकार से हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शंस, स्टैंडर्ड डेविएशंस प्रोपोर्शन से भी निकाल सकते हैं। और लास्ट में हम जो हमारे प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉइंट एस्टिमेटर्स हैं, जो सैम्पल स्टैटिक्स हैं, जो कि पॉपुलेशन पैरामीटर्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करती हैं, उसके बारे में प्रेडिक्शंस करती हैं, वो किस प्रकार से अनबायस्ड हो, इफ़िशिएंसी हो और उनके अंदर कंसिस्टेंसी आ जाए, उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो बिना किसी देरी के आज की हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। लगभग यह हमारी क्लास 30 मिनट की होगी जिसके अंदर हम पूरे के पूरे चैप्टर को डिफ़ाइन करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट था दोस्तों वो था कि फाइनाइट और इनफाइनाइट पॉपुलेशन क्या होती है। इसके लिए यहाँ पर हम दो एग्जांपल लेके चलते हैं। पहला हमारा जो एग्जांपल है कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर एक पार्टी जानना चाहती है कि उस एरिया के अंदर जिस नेता को वो खड़ा कर रहे हैं एज ए पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, क्या वहाँ के लोग उसे पसंद करते हैं या नहीं करते। तो उसके लिए वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन में से जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उसमें से 400 वोटर्स को सिलेक्ट करती है और उनसे पूछती है कि क्या आप इस व्यक्ति को पसंद करते हो या नहीं। तो उसमें से 160 लोग कहते हैं कि हाँ, हम इस व्यक्ति को पसंद करते हैं हमारे लीडर के रूप में। इट मीन्स उस सैंपल में से 40% पॉपुलेशंस जो है वो उस नेता को पसंद करते हैं और उसके बिहाव पर हम कुछ भी आगे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यह एक फाइनाइट पॉपुलेशन का उदाहरण है, बिकॉज हम यह पता लगा सकते हैं कि उस एरिया के अंदर टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने हैं। और उसके बाद यदि हम बात करें इनफाइनाइट पॉपुलेशंस की, जहाँ पर हम पॉपुलेशन को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, उसका हमारा जो उदाहरण है वो है बेसिकली एक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का। एक टायर मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है वो बेसिकली एक नया टायर बनाती है, एमआरएफ जिसका हम नाम ले सकते हैं। और वो देखती है कि जो नया टायर का जो डिज़ाइन है वो हमारा जो करंट टायर है उससे बेहतर माइलेज देता है। और इसके लिए वो बेसिकली नए डिज़ाइन के 120 टायर का सैंपल लेते हैं और उस सैंपल से देखते हैं कि जो सैंपल का जो मीन आता है वो 36,500 आता है। अर्थात जो एवरेज जो एक टायर चल सकता है वो 36,500 मील्स चल सकता है। तो दोस्तों यह जो एक एग्जाम्पल है वो बेसिकली इनफाइनाइट पॉपुलेशन के बारे में हमें जानकारी देता है, बिकॉज हम नहीं बता सकते कि इन फ्यूचर वो जो कंपनी है वो इन फ्यूचर कितने इस प्रकार के नए जो टायर है वो बनाएगी। तो जहाँ पर हम पॉपुलेशन को की लिस्ट नहीं बना सकते उसे हम कहते हैं दोस्तों इनफाइनाइट पॉपुलेशन। तो आगे चलकर हम फाइनाइट पॉपुलेशन और इनफाइनाइट पॉपुलेशन दोनों से ही किस प्रकार से हम सैंपल सिलेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में हम जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे। और उससे पहले जो हमारे दो कंसेप्ट हैं छोटे छोटे, फ्रेम और सैंपल्ड पॉपुलेशन। तो फ्रेम को बेसिकली टोटल पॉपुलेशन के नाम से जानते हैं कि नंबर ऑफ फ्रेम इज़ ए लिस्ट ऑफ एलिमेंट दैट द सैंपल विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम, कि अर्थात जो पूरी की पूरी पॉपुलेशन है उसे हम फ्रेम कहते हैं। और इस फ्रेम में से जो सैंपल लिया जाता है, जैसे कि टोटल नंबर ऑफ वोटर में से हमने 400 बेसिकली वोटर्स लिए, तो वो बेसिकली सैंपल्ड पॉपुलेशन हो जाती है और फ्रेम हो जाती है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। उसके बाद दोस्तों हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है जिसके द्वारा हम सारे के सारे आगे आने वाले जो कंसेप्ट है उसे समझने का प्रयास करेंगे, वो है इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन सैम्पलिंग प्रॉब्लम। और इसके अंदर जो हमारा जो कंसेप्ट है कि एक कंपनी है जिसके अंदर 2,500 मैनेजर्स काम करते हैं और उस कंपनी के अंदर जो एक्सेल सीट के ऊपर दो डाटा इकट्ठे किए गए हैं। पहला जो डाटा है कि जो 2,500 मैनेजर्स हैं उनकी सैलरीज़ के बारे में डाटा इकट्ठा किया गया है
और दूसरा है कि वो जो मैनेजर्स हैं उनमें से कितने लोग एक किसी पर्टिकुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं और कितने लोग नहीं लेते। और उस डाटा के बिहाफ पर हमने पॉपुलेशन मीन जो निकाला, 2500 मैनेजर्स का जो एवरेज जो सैलरी है वो बेसिकली 51,800 है, और जो पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो बेसिकली 4,000 रुपये है। और उसके बाद जो ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो लोग हिस्सा लेते हैं एक्चुअल में वो है 1500, कि 2500 में से 1500 लोग हैं जो मैनेजर्स हैं वो ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं। और बेसिकली जो पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है और पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, जिसे 1500 डिवाइड बाय 2500 दैट इज़ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, ये तीनों ही टर्म को हम पैरामीटर के नाम से जानते हैं। और उसके बाद ये जो हमारी 2500 जो पॉपुलेशन है, इसमें से यदि हम एक सैंपल लें 30 लोगों का, 30 मैनेजर्स का, और उसके बिहाफ पर हम सैंपल मीन, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन और सैंपल प्रोपोर्शन निकालते हैं दोस्तों, उसे हम कहते हैं सैंपल स्टैटिस्टिक्स। और उस सैंपल स्टैटिस्टिक्स या पॉइंट एस्टिमेटर के बिहाफ पर जब हम पैरामीटर्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, उसके बारे में प्रेडिक्शंस करते हैं, दैट इज़ सैम्पलिंग दोस्तों, और जिसको हम आगे बहुत अच्छे ढंग से जानने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद जो हमारी जो पहली जो कंसेप्ट था कि फाइनाइट पॉपुलेशन हो तो हम किस प्रकार से डाटा को कलेक्ट करते हैं, तो बेसिकली जब हमारी पॉपुलेशन फाइनाइट होती हो, जब हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट को, पॉपुलेशन को गिन सकते हो, तो उसके लिए हम सिंपल रैंडम सैंपल का यूज़ करते हैं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, जहाँ पर हर एक सैंपल को सिलेक्ट होने का पॉपुलेशन में से इक्वल चांस मिलता हो। जैसे हमारा जो हमारा पर्टिकुलर एग्जांपल है, जहाँ पर हम 2500 जो हमारी मैनेजर्स की जो पूरी की पूरी पॉपुलेशन है, उसमें से हम 30-30 के कितने भी सैंपल्स लें दोस्तों, उन सभी सैंपल्स को इस पॉपुलेशन में से अगर सिलेक्ट होने का इक्वल चांस मिलता हो तो उसे हम कहते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है इसी के अंदर, सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट और सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। तो सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट का अर्थ हुआ दोस्तों कि 30 मैनेजर्स हैं जिसका हमने सैंपल्स लिया, और उसके बाद हमने 30-30 मैनेजर्स के बहुत सारे सैंपल्स लिए। तो अगर एक मैनेजर एक सैंपल का हिस्सा बन चुका है तो वह दूसरे सैंपल्स का हिस्सा नहीं बन सकता, दैट इज़ सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, जहाँ पर हम एक मैनेजर्स को एक ही सैंपल का पार्ट बना सकते हैं, दोबारा उसका यूज़ नहीं करेंगे। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, उसका अर्थ होता है कि अगर एक मैनेजर्स एक सैंपल का हिस्सा बन सकता है तो वह अदर सैंपल्स का हिस्सा भी बन सकता है, उसको हम वापस से पॉपुलेशन के अंदर काउंट कर लेते हैं। तो ये सिंपल से कंसेप्ट थे फाइनाइट पॉपुलेशन के बारे में ही। उसके बाद में इनफाइनाइट पॉपुलेशन जब होती हो तब हम किस प्रकार से सैंपल लें दोस्तों, तो जब हमारी जो पॉपुलेशन है, जो जैसे हमने टायर वाला हमारा एग्जांपल लिया था, तो उसके लिए हम रैंडम सैंपल का यूज़ करते हैं। और जब और रैंडम सैंपल के अंदर हम बेसिकली हम 2 कंडीशंस लगा के चलते हैं जिससे हम बेसिकली सैंपल को कलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारी जो पहली जो कंडीशन है कि ईच एलिमेंट सिलेक्ट कम्स फ्रॉम सेम पॉपुलेशन, जहाँ पर फाइनाइट पॉपुलेशन थी, जहाँ पर हम बात कर रहे थे पूरे के पूरे सैंपल के बारे में, लेकिन जब हम बात करते हैं इनफाइनाइट पॉपुलेशन में तो दोस्तों वहाँ पर हम बात करते हैं एलिमेंट के बारे में, जहाँ पर ईच एलिमेंट जो है वो बेसिकली सेम पॉपुलेशन का हिस्सा होता हो। जैसे कि हमने टायर वाला उदाहरण लिया था, तो जो 120 टायर हम बेसिकली बना रहे हैं वो सारे के सारे एक ही डिज़ाइन के होने चाहिए। और दूसरा कि ईच एलिमेंट इज़ सिलेक्ट इंडिपेंडेंटली, कि किसी प्रकार की डिपेंडेंसी एक एलिमेंट को सिलेक्ट करते हुए हमको नहीं दिखनी चाहिए, जिससे कि हमारे सैंपल के अंदर किसी भी प्रकार की बायसनेस ना आ पाए। और दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो काफ़ी अच्छी और लग रही है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है कि अगर जैसे हमारा पहला एग्जांपल था कि अगर फाइनाइट पॉपुलेशन है तो हम कितने सैंपल ले सकते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट नेचर से, तो उसके लिए हम कॉम्बिनेशन का जो हमारा प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है उसे हम यूज़ कर सकते हैं, n फैक्टोरियल बटे में n स्मॉल n फैक्टोरियल इंटू में n माइनस n फैक्टोरियल। एंड उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट इस लेसन के अंदर आता है वो आता है पॉइंट एस्टिमेशन, जिसकी बात मैं पहले भी कर चुका हूँ कि अगर हम पूरी पॉपुलेशन में से अगर एक सैंपल लेते हैं 30 लोगों का, उस मैनेजर्स का, उससे हम
बेसिकली सैंपल मीन निकालते हैं, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन और सैंपल प्रोपोर्शन निकालते हैं, तो उसे हम पॉइंट एस्टिमेशन कहते हैं या सैंपल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। और उसके बिहाफ पर हम डाटा कलेक्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने बेसिकली क्या किया है कि 30 मैनेजर्स की सैलरीज़ और मैनेजर जो है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं या नहीं लेते, उसके बारे में हमने जानकारी इकट्ठी कर ली। और इस जानकारी के बिहाफ पर हमने सैंपल मीन जो हमारा 30 मैनेजर्स का आया है वो है 51,814, और स्टैंडर्ड डेविएशंस और प्रोपोर्शन निकाल लिया, जिसे दोस्तों हम पॉइंट एस्टिमेटर कहते हैं, जो कि पॉपुलेशन पैरामीटर्स के बारे में पॉइंट एस्टिमेट करते हैं। जहाँ पर ये हमारी पॉपुलेशन के पॉपुलेशन पैरामीटर वैल्यू हैं, और उसके बाद दीज आर आवर पॉइंट एस्टिमेट। तो जो सैंपल स्टैटिक्स होती हैं, सैंपल मीन होता है, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, सैंपल प्रोपोर्शन होता है, उनको हम पॉइंट एस्टिमेटर कहते हैं। और वो एस्टिमेट करते हैं पैरामीटर, पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में। और उसके बाद हमारा जो अगला कंसेप्ट है वो है टारगेट पॉपुलेशन। टारगेट पॉपुलेशन बेसिकली कुछ एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि जो हमारे 2,500 जो पॉपुलेशन है वो बेसिकली टारगेट पॉपुलेशन है, और उस 2,500 पॉपुलेशन में से हम एक सैंपल लेते हैं, और उस सैंपल से हम फिर पॉइंट एस्टिमेटर की सहायता से पॉइंट एस्टिमेट करते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में। उसके बाद दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है इंट्रोडक्शन टू सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब तक हमने बेसिकली एक ही सैंपल लिया था, और उसी एग्जाम्पल को यदि मैं दोस्तों आगे बढ़ाऊं तो वो एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से है कि स्टार्टिंग में हमने एक सैंपल लिया 30 का। उसके बाद इस एग्जाम्पल को अगर हम आगे बढ़ाने का प्रयास करें तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है कि जहाँ पर हम एक सैंपल ना लेकर हम बहुत सारे सैंपल्स लें। और इसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने 500 सैंपल्स लिए उस वहाँ पर 30-30 के, और उन 500 सैंपल्स से फिर हमने मीन कैलकुलेट किया जो हमने पहले जो कैलकुलेट कर रहे थे, और उनको मैंने एक टेबल के अंदर रख दिया। उसी के साथ साथ मैंने सैंपल प्रोपोर्शन भी ले लिया, जिसकी बात हम बाद में करेंगे। लेकिन इसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं सैंपल मीन की। तो मैंने यहाँ पर बेसिकली 30-30 के 500 सैंपल्स लिए, और उनसे 500 सैंपल मीन मैंने निकाल लिए कि और उसके बाद इन 500 सैंपल मीन के बिहाफ पर मैंने यहाँ पर मीन एनुअल सैलरीज़ को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अरेंज कर लिया है, जहाँ पर मैंने 49,500 से 53,999 या फिर कह सकते हैं कि 54,000 तक मैंने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया है। कि जो टोटल नंबर ऑफ 500 सैंपल्स है उसको फिर मैंने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर डाल दिया, और उसके बाद मैंने यहाँ पर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी उनकी निकाल दी। और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद मैंने इनको हिस्टोग्राम की सहायता से यहाँ पर एक ग्राफ के ऊपर उतार दिया है, जहाँ पर 49,500 से लेकर 54,000 तक मैंने यहाँ पर डाटा को पुलट कर दिया है, जिसके द्वारा एक आम आदमी भी बता सकता है कि इस जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके अंदर जो मीन है, मीन एवरेज है, वो कहाँ पर है। बेसिकली जो सबसे बड़ा हिस्टोग्राम है वो बेसिकली यहाँ पर मीन को शो करता हमें दिखाई देता है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमने जो एक्चुअल जो डाटा था उसको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, जिसको हम पी वैल्यू के नाम से भी जान सकते हैं। एंड उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वो आता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। तो उसके बाद जैसे कि हमने 500 सैंपल्स लिया, उस 500 सैंपल्स का फिर हमने अलग अलग मीन लिया, और उसके बाद जब इन 500 सैंपल के जो हमने दोस्तों यहाँ पर मीन लिया है, 500 सैंपल्स का जो हमने मीन लिया है उसको फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर जचाया है, इन 500 का जब हम मीन लेते हैं उसे हम कहते हैं दोस्तों एक्सपेक्टेड वैल्यू फ्रॉम मीन। जब हम इन 500 सैंपल्स में से 500 सैंपल्स का मीन लेते हैं टोटल, और उसके बाद जो एक्सपेक्टेड वैल्यू आती है दैट इज़ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सैंपल मीन। और जब यह एक्सपेक्टेड वैल्यू पॉपुलेशन मीन के बराबर हो जाती है, तब हम कहते हैं कि जो हमने सैंपल लिया है वो अनबायस्ड है और वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसके बाद जब हम सैंपल में से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, उसके लिए बेसिकली हम दो फार्मूलेज का यूज़ करते हैं। पहला है फाइनाइट पॉपुलेशन के लिए हम बेसिकली इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, और इनफाइनाइट पॉपुलेशन के लिए हम बेसिकली इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। और जो हमारा फाइनाइट पॉपुलेशन का जो फार्मूला है, जहाँ पर हम अंडर रूट
n-n/n-1 का यूज करते हैं, उसका अंडर रूट करते हैं, इसे फाइनाइट पॉपुलेशन कोरेक्शन फैक्टर के नाम से जाना जाता है। और अगर हमारा n जो है दोस्तों लार्ज होता हो तो इसकी जो वैल्यू है वो बेसिकली 1 के इक्वल आ जाती है, और उस सिचुएशन के अंदर हम इनफाइनाइट पॉपुलेशन का जो फॉर्मूला है उसे भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये एक सिंपल सी बातें हैं जिसको आप इस लेसन को खुद से पढ़ोगे तो आप जान सकते हो। और उसके बाद जो हमने हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन था उसको अगर हम एंड रूट से डिवाइड कर देते हैं, जो स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहे थे, तो सैम्पलिंग की भाषा में उसे स्टैंडर्ड एरर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद दोस्तों अगर हमारी पॉपुलेशन, जो हम बात कर रहे थे 2500 पॉपुलेशन की या कोई भी अदर पॉपुलेशन की, अगर हमारी जो पॉपुलेशन है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम सिंपल सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हमारी पॉपुलेशन जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो उस केस में हम सेंट्रल लिमिट थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो अब कंसेप्ट आता है कि व्हाट यू मीन बाय सेंट्रल लिमिट थ्योरम। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम कुछ नहीं है दोस्तों, अगर हमारी पॉपुलेशन जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा वैरायटी है, तो हम 30 लोगों का सैंपल लेने की बजाय हम हमारे सैंपल का साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं। दैट इज़ सेंट्रल लिमिट थ्योरम, जहां पर हम अपने सैंपल का साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं, और जैसे ही हम अपनी सैंपल का साइज़ इंक्रीज़ करते हैं तो हमारा जो सैंपल का जो मीन आता है, सैंपल का जो स्टैंडर्ड डेविएशन आता है, वो पॉपुलेशन पैरामीटर्स को बहुत ही बेहतर ढंग से रिप्रेजेंट करता है। दैट इज़ सेंट्रल लिमिट थ्योरम, जिसको कि हम इस डायग्राम के माध्यम से जानने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर दिखाया गया है कि जैसे जैसे हम सैंपल साइज़ को इंक्रीज़ कर रहे हैं, हमारा जो सैंपल का जो ग्राफ है वो बेसिकली नॉर्मल होता जा रहा है। तो अब दोस्तों हम बेसिकली इस लेसन के अंदर हम बात करने वाले हैं पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, कि किस प्रकार से हम पर्टिकुलर वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से, जो कि पॉपुलेशन मीन को रिप्रेजेंट करती हो। तो इसके लिए जो हमारा उदाहरण था, जो हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की, और जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो 30 मैनेजर्स का जो हमने स्टार्टिंग का उदाहरण लिया, जहाँ पर हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो 51,800 आ सकती है, और हमारा स्टैंडर्ड एरर 730 है। और इसी डाटा को हमने अगर हम उस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग डालें तो जो हमारी जो वैल्यू है वो बेसिकली 51,300 से 52,300 के बीच में रिलाई करती है। और कितना चांस है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से जो हमने जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन किया है वो पॉपुलेशन पैरामीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उसके लिए हम टेस्ट करते हैं जिसका नाम है दोस्तों जेड टेस्ट। और जेड टेस्ट किस प्रकार से किया जाता है उसको हम यहाँ पर समझाने का आपको प्रयास करेंगे। तो जेड टेस्ट बेसिकली क्या करने का प्रयास करता है कि जो हमारा एक्स बार है 51,300 है दोस्तों, और 52,300, ये दो पर्टिकुलर इंटरवल है, और क्या इस इंटरवल के बीच में हमारा पॉपुलेशन पैरामीटर रिलाई करता है नहीं करता, इसे हम जानने का प्रयास करते हैं। तो इसके लिए हमने सबसे पहले जेड वैल्यू को लिया। यहाँ पर जेड वैल्यू बेसिकली जहाँ पर हमने 52,300, यह हमारा जो 52,300 है उसको हमने 51,800 जो हमारा पॉपुलेशन पैरामीटर है उसमें से माइनस कर हमने उसको स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर दिया है, स्टैंडर्ड एरर से डिवाइड कर दिया है, जिसकी वैल्यू जो आती है 0.68 आती है। अर्थात यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है वो आती है दोस्तों जेड की वैल्यू 0.68, और इस पॉइंट के ऊपर जो हमारी जेड की वैल्यू है वो 0 है। और उसके बाद इसी प्रकार से हमने 51,300 माइनस 51,800 से जेड की 51,300 के ऊपर वैल्यू को फाइंड आउट किया, जहाँ पर जेड की जो वैल्यू है -0.68 आती है। और उसके बाद जेड टेबल से हम इन दोनों वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं, जहाँ पर जेड की जो वैल्यू है -6.8 के ऊपर 0.2483 है, अर्थात 24% एरिया। यह वाला जो एरिया है दोस्तों वो 24% एरिया को शो करता है, ये वाला जो एरिया है। और उसके बाद जो हमारा यह वाला जो एरिया है 52,300 का, जहाँ पर जो जेड की वैल्यू है 0.68 है, और इस वैल्यू से हम जेड वैल्यू से हम पी वैल्यू को प्राप्त कर सकते हैं। तो यह वाला जो एरिया है दोस्तों वो है यह हमारा 75%। यह वाला जो एरिया है दोस्तों वो हमारा 75%। तो जब हम
इस टोटल एरिया में से दिस पोर्शन को माइनस कर देते हैं तो हमें हमारा जो शेडेड एरिया वाला रीजन है वो प्राप्त हो जाता है। तो जब हम 75% में से 24% एरिया को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 50%। अर्थात सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हमें बता रहा है कि 50% प्रोबेबिलिटी है कि जो पॉपुलेशन जो हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की है और इस इंटरवल के अंदर 50% चांस है कि जो हमारा पॉपुलेशन पैरामीटर है वो इसी एरिया के अंदर रिलाई करता है या नहीं करता। और उसके बाद अगर हम हमारे सैंपल साइज़ को बढ़ा देते हैं दोस्तों, सैंपल साइज़ को बढ़ाकर हम इस एरिया को, इस शेडेड एरिया को बढ़ा सकते हैं, इस हमारे जो इन्फॉर्मेशन को और भी ज़्यादा करेक्ट कर सकते हैं, जिसको हम आगे समझने का प्रयास कर सकते हैं। जो हमारा कंसेप्ट था जिसकी मैंने बात की थी कि रिलेशनशिप बिटवीन सैंपल साइज़ और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप देख सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड एरर है वो किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं। स्टैंडर्ड एरर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन बटे में √n। तो अगर दोस्तों अगर हम जैसे जैसे n की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे हमारा जो स्टैंडर्ड एरर है वो लगातार कम होता जाएगा। तो जैसे जैसे n हमारा कम होता, जो हमारा स्टैंडर्ड एरर हमारा कम होता जाएगा, तो जो हमारा सैम्पलिंग स्टैटिक्स है, जो हमारे पैरामीटर, जो हमारे सैंपल स्टैटिक्स हैं, सैंपल मीन है, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है, वो और भी ज़्यादा बेहतर ढंग से पॉपुलेशन पैरामीटर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको हम इस ग्राफ के अंदर देख सकते हैं कि जब हमारा n जो सैंपल साइज़ है वो 30 है तो हमारा जो पॉपुलेशन, जो हमारा जो ग्राफ हो बेसिकली ज़्यादा फैला हुआ है, वो मीन से बहुत ज़्यादा दूरी पर है। लेकिन जैसे ही हमने n की वैल्यू को बढ़ा दिया, हमने n को 100 कर दिया, तो जो हमारा जो सैंपल का जो डाटा है वो पॉपुलेशन पैरामीटर के नज़दीक आ जाता है। तो इस प्रकार से सैंपल साइज़ को हम इंक्रीज़ कर कर हम ज़्यादा रेलिवेंट डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि इस चित्र के अंदर दिखाया गया है कि जैसे ही हमने n को साइज़ बड़ा कर दिया तो जो शेडेड एरिया है, जो शेडेड एरिया है दोस्तों, उसकी वैल्यू जो है वो 50% से बढ़कर वो 78% एरिया हो गई है। अर्थात 78% चांस है कि हमारा जो पॉपुलेशन पैरामीटर है वो इसी एरिया के अंदर रिलाई करता है। उसके बाद दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो आता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन फ्रॉम सैंपल। तो जैसा हमने मीन के केस में किया वैसे ही प्रोपोर्शन के केस में भी वही सारी स्टडी हमें देखने को मिलती है। तो इसको मैं काफ़ी शॉर्ट में बताने का प्रयास करूंगा। तो सैम्पलिंग प्रोपोर्शन बेसिकली दोस्तों वो निकाला जाता है x/n से। अर्थात सैंपल हमारा 30 का था, उसमें से अगर मान लो 20% लोग जो है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं तो इसको हम निकाल सकते हैं 2/3 हम इसका कर सकते हैं, और कितने % लोग बेसिकली ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं उसका हम प्रोपोर्शन निकाल सकते हैं। और इसी सैंपल प्रोपोर्शन के बिहाव पर हम पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के बारे में प्रेडिक्शन कर सकते हैं। जैसे हमने सैंपल मीन से पॉपुलेशन मीन के बारे में प्रेडिक्शन की, उसी प्रकार से सैंपल प्रोपोर्शन से हम पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के बारे में प्रेडिक्शन कर सकते हैं। और उसी प्रकार से हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पी को निकाल सकते हैं, जैसे हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मीन को निकाला। और उसके बाद अगर हम बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो उसके लिए हम सिंपल जो हमारा फार्मूला है बेसिकली फाइनाइट पॉपुलेशन के लिए हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे और इनफाइनाइट के लिए हम बेसिकली इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो बेसिकली आप इन फार्मूलों को आप देख सकते हैं। और उसके बाद जैसे कि यहाँ पर निकाल रखा है कि इनफाइनाइट पॉपुलेशन से जो डाटा यहाँ पर हमने कलेक्ट कर रखा है कि जो पी वैल्यू जो हमने उस डाटा के अंदर निकाली थी वो बेसिकली 60% जो लोग थे वो ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे थे, बिकॉज 1500 लोग जो हैं 2500 में से हिस्सा ले रहे थे। इट मीन्स 60% लोग एक्चुअल में हिस्सा ले रहे थे। तो उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट की, तो ये बेसिकली सिंपल सा कंसेप्ट है, इसे भी हम निकाल सकते हैं, कोई इसमें अंदर ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको खुद भी पढ़कर इसको समझ सकते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है इसके अंदर वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉइंट एस्टिमेटर्स। तो पॉइंट एस्टिमेटर की जो प्रॉपर्टी है उसको हम जानने का प्रयास करेंगे, जिसको हम गुडनेस ऑफ फिट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो थीटा है बेसिक, जिसको ग्रीक भाषा में थीटा कहते हैं,
वो बेसिकली पॉपुलेशन पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट को शो कर रहा है, और इसके बाद पॉपुलेशन थीटा हैट कह सकते हैं, इसको हम कैप के नाम से भी जानते हैं, जो बेसिकली सैम्पल स्टैटिक्स या फिर पॉइंट एस्टिमेटर को डिनोट करता है। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टीज़ है वो है बेसिकली अनबाइस्डनेस की, कि जो हमारा सैम्पल स्टैटिक्स है वो अनबाइस्ड है। वो अनबाइस्ड कब होगा दोस्तों? जब हमारा एक्सपेक्टेड मीन जो है वो पॉपुलेशन मीन के बराबर आ जाता है, तब हम कह सकते हैं कि जो हमारा सैंपल है वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉपुलेशन की सारे के सारे करैक्टरिस्टिक्स को बेसिकली वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक सिंपल सी बात है, और जिसको हम इस ग्राफ के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पर बेसिकली जो हमारा सैंपल मीन है वो पॉपुलेशन मीन के बराबर है या पॉइंट एस्टिमेटर के बराबर है, तो इसे हम कहते हैं दोस्तों अनबाइस्ड एस्टिमेटर। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पॉपुलेशन पैरामीटर है वो यहाँ पर रिलाय कर रहा है, और सैंपल जो पैरामीटर है, सैंपल जो स्टैटिक्स है वो बेसिकली यहाँ पर रिलाय कर रहा है। अर्थात दोनों एक प्रकार से इन अनइक्वलिटीज़ को शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पॉइंट एस्टिमेटर्स हैं वो बाइस्ड हैं, वो सही ढंग से हमारे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। और उसके बाद दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वो आता है इफ़िशेंसी का। इफ़िशेंसी बेसिकली क्या कहती है कि assume that a simple random sample of an element can be used to provide to unbiased point estimator, कि अगर एक कि हम दो सैंपल बेसिकली ले रहे हैं और दोनों की दोनों जो है अनबाइस्ड हों, तो हम कौन से सैंपल को लेना पसंद करते हैं? तो इफ़िशेंसी कहती है कि जिसका स्टैंडर्ड एरर स्मॉल हो, तो वो बेसिकली सैंपल जो है वो बेसिकली ज़्यादा बेहतर ढंग से पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो इफ़िशेंसी क्राइटेरिया कहता है कि जब हमारा जो सैंपल है वो अनबाइस्ड हो, लेकिन हम उस सैंपल को लेना पसंद करेंगे दो में से एक को जिसका स्टैंडर्ड एरर छोटा आता हो। उसके बाद में दोस्तों जिसको हम इसके अंदर देख सकते हैं कि जो ब्लैक वाला जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है वो बेसिकली उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो ज़्यादा है, और जो ब्लू लाइन है वो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम है। तो हम ब्लू लाइन वाले स्टैंडर्ड डेविएशन को लेना ज़्यादा पसंद करेंगे। और उसके बाद हमारा जो लास्ट कंसेप्ट है वो आता है कंसिस्टेंसी का। तो कंसिस्टेंसी क्या कहती है कि ए पॉइंट एस्टिमेटर इज़ कंसिस्टेंट इफ़ द वैल्यू ऑफ द पॉइंट एस्टिमेटर tend to become closer to the population parameter as the sample size becomes larger, कि जैसे जैसे हम हमारे सैंपल साइज़ को लार्ज करते जाते हैं, हमारा जो सैंपल स्टैटिक्स है, सैंपल मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, सैंपल प्रोपोर्शन है, वो पॉपुलेशन पैरामीटर के नज़दीक आता जाए, पॉपुलेशन पैरामीटर के इक्वल आता जाए। दैट इज़ कंसिस्टेंसी ऑफ ए सैंपल स्टैटिस्टिक्स। तो ये तीन प्रॉपर्टीज़ थी दोस्तों। आई होप आपको ये तीनों ही कंसेप्ट काफ़ी अच्छे ढंग से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।